have already joined. So hello everyone, this is 3-dimensional geometry. So जितने भी concepts हैं इस chapter के regarding प्लस जो भी चीज़ें आपके इस chapter के regarding important है with respect to your boards, with respect to the NCERT, I am going to cover each and everything. ठीक है, मैं इस चैप्टर को हर बार हमेशा कंसेप्ट वाइज पढ़ाती हूँ. टोटल 7 कंसेप्ट इस चैप्टर में से निकल के आते हैं. वो 7 के 7 कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए. एंड इफ़ यू नो दैट देन यू कैन डू दिस चैप्टर वेरी इजीली. प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑल्सो जो इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वो भी मैं आपको इस लेक्चर में कवर कराने वाली हूँ. लेक्चर बहुत लेंथी होने भी नहीं वाला, बहुत छोटा ही मैं रखने वाली हूँ. बट बिलीव मी, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस लेक्चर एंड टीच यू ना, इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्लस वेरी हेल्पफुल ऑल्सो. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. कंसेप्ट नंबर 1. तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी लाइक आपने पहले भी ये कंसेप्ट करा होगा एंड दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज़. तो आपको ये ऑलरेडी पता भी होगा कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं. सो लेट मी टेल यू, अगर नहीं पता, अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से नहीं होंगे, आपको नहीं पता होगा ये चीज़ क्या होती है. बट अब पता चल जाएगा. देखो, हमारे पास एल एम एन नाम की कुछ चीज़ें होती है 3. इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं. एन को हम कॉस एल्फ़ा भी लिख सकते हैं, जो कि फर्दर ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है. फिर एम को हम कॉस बीटा लिखते हैं, जिसको हम बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एंड एन को हम कॉस गामा लिखते हैं, जिसको हम फर्दर सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तरह भी लिख सकते हैं. अब मान लो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है दैट इज़ 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप. अब इस इक्वेशन में से अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज़ निकालने हैं, सो ये हो जाएगा दिस विल बिकम 1, 2, 6. इस तरीके से हम डायरेक्शन रेशियोज़ इसके निकाल लेंगे. आफ्टर दिस लेट्स कम ऑन टू द कंसेप्ट नंबर 2, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस. ओके, तो बेसिकली ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, ये कंसेप्ट आपका बोलता है कि अगर मान लो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, उसके एक और लाइन आपके पैरेलल जा रही है. ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए ये लाइन. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन. ये पैरेलल जा रही है. सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस के 2 फॉर्मूले बनते हैं. एक होता है वेक्टर फॉर्म, ठीक है, एक होता है वेक्टर फॉर्म जो होता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. और एक बनता है आपका कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म आपका बनता है x माइनस ऑफ x1 बाई a1 इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ y1 अपॉन में b1 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ z1 अपॉन में c1. इधर आपका जो b होता है ना, ये आपके इस पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और आपका जो a होता है ये आपके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एंड कार्टेशियन फॉर्म में भी आपका जो ये a b c होता है, ये सारे का सारा आपका पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. एंड जो आपका ये होता है, ये आपका x1 y1 z1, दिस रिप्रेजेंट्स द पॉइंट्स. सो दिस वॉज योर कंसेप्ट नंबर 2. नाउ लेट्स कम ऑन टू द कंसेप्ट नंबर 3. कंसेप्ट नंबर 3 जो है ये किस बारे में बात कर रहा है. और सो बेसिकली अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट देख लिए. अभी तक हमने ऑलरेडी 2 कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं. ठीक है, दोनों में हमने देखा कि एज सच कोई भी फॉर्मूला डिमांड नहीं कर रहा है क्वेश्चन. ठीक है, एक एज सच कोई भी फॉर्मूला डिमांड नहीं कर रहा. लेकिन कंसेप्ट नंबर 3 जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एंगल बिटवीन दी 2 लाइन्स. ठीक है, डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक वेक्टर फॉर्म आपका जो है, वेक्टर फॉर्म हो गया या फिर कार्टेशियन फॉर्म हो गया, इससे मेल खाएगा. लेकिन अगर मैं बात करूँ एंगल की, तो उसमें जो आपको फॉर्मूले पढ़ने रहेंगे, ये फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे. गॉट इट. सो एक एक करके मैं आपको कॉस थीटा के फॉर्मूले बताती हूँ. वेक्टर फॉर्म का अलग फॉर्मूला होता है और कार्टेशियन फॉर्म का बेटा अलग फॉर्मूला बनता है. सो लेट्स कम ऑन टू द वेक्टर फॉर्म. सो वेक्टर फॉर्म आपका जो होगा, ये कंसेप्ट नंबर 3 आपका है एंगल, और ये एंगल के फॉर्मूले प्लीज़ याद रख लेना. ठीक है, सो लेट्स कम ऑन टू दी वेक्टर फॉर्म. सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला पढ़ेंगे. ठीक है, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में. सो एंगल का फॉर्मूला पढ़ना है वेक्टर फॉर्म में. अब इसमें ना मान लो आपके पास 2 इक्वेशन है. ठीक है, R1 एंड R2.
सो एक इक्वेशन है आपकी a1 प्लस लैम्डा b1, एक इक्वेशन है a2 प्लस लैम्डा b2। सो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो b1 क्रॉस b2, ठीक है, डॉट a2 माइनस ऑफ a1, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना होता है अपॉन में b1 क्रॉस b2 का भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना। तो ये वेक्टर फॉर्म का आपका फॉर्मूला बनता है। गॉट इट? अरे यार, आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड, आई एम सो सॉरी, दिस वॉज दिस अ वेरी बिग मिस्टेक दैट आई डिड। इसका जो फॉर्मूला देखो, इसमें भी डेफिनेटली दो इक्वेशंस तो बनती हैं। आई वॉज नॉट रॉन्ग व्हेन आई सेड कि इसमें दो इक्वेशन बनती हैं, a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 r1 एंड r2 आपकी बनेगी a2 प्लस लैम्डा b2। However, I was wrong when I told you the formula। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो b1 डॉट b2 अपॉन में इस चीज़ का मैग्नीट्यूड, ये होता है इसका फॉर्मूला cos थीटा का, वेक्टर फॉर्म का। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला बनता है, अब देखो सबसे पहले तो कार्टेशियन फॉर्म में भी दो इक्वेशंस बन जाती हैं, x माइनस ऑफ x1 बाई a1, y माइनस ऑफ y1 अपॉन में b1 एंड z माइनस ऑफ z1 अपॉन में c1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। और इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन जाएगी x माइनस ऑफ x2 बाई a2 इक्वल्स टू y माइनस ऑफ y2 बाई b2 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ z2 अपॉन में c2। गॉट इट? इसके बाद इससे आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो a1 प्लस a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर में a2 का होल स्क्वायर में b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। ये आपका cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा इन केस ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। एंड वेक्टर फॉर्म में आपको पता ही है इस तरीके से, देखो फॉर्मूले नीचे मैग्नीट्यूड आपको अलग से ही निकालने पड़ते हैं, वो ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो, ठीक है। एंड ऊपर हम सबको बताइए किस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, सो ये आपका सेकंड कंसेप्ट था। प्लीज़ फॉर्मूले पे ध्यान देना क्योंकि अभी इसमें और भी फॉर्मूले आएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ना होगा, है ना, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, एक फॉर्मूला होता है एंगल का जो मैंने अभी आपको बताया, और एक फॉर्मूला बनता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन निकालते हुए फॉर्मूला आपको पढ़ना होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फर्दर आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्क्यू लाइन और एक होती है आपकी पैरेलल लाइन, ठीक है। सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट स्क्यू लाइन, तो स्क्यू लाइन होती है आपकी जब आपकी एक लाइन इधर की तरफ जा रही है और एक तरफ इधर। देखो पैरेलल तो दोनों ही होती है, देखो पैरेलल लाइन हमें पता है कि इस तरीके से होगी पैरेलल लाइन, लेकिन पैरेलल लाइन की खास बात ये है वो एक डायरेक्शन में ही जारी होती है, राइट, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रही होती। लेकिन स्क्यू लाइन के केस में होता ये है कि अगर एक लाइन इधर की तरफ जा रही है तो दूसरी लाइन इधर की तरफ, या फिर अगर एक लाइन इधर की तरफ जा रही है तो दूसरी लाइन इधर की तरफ। तो दिस इज़ अबाउट योर स्क्यू लाइन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, स्क्यू लाइन का कंसेप्ट जो रहता है वो रहता है। सो नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द फॉर्मूला। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ स्क्यू लाइन, तो अगर मैं स्क्यू लाइन के डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूँ तो वो बन जाता है b1 क्रॉस b2 डॉट में a2 माइनस ऑफ a1, इसका भी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 एंड इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्क्यू लाइन व्हेन इट कम्स टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। इफ़ आई टॉक अबाउट द पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है b1, यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है ना, पैरेलल लाइन में जो इक्वेशन बनती है ना आपकी, वो कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पर आपकी जो बी वेक्टर होता है ना वो दोनों में सेम रहता है, r1 और r2। देखो पॉइंट्स तो चेंज होते हैं लेकिन बी वेक्टर चेंज नहीं करता। हालांकि जब स्क्यू लाइन की बात होती है तो वहाँ पर इक्वेशन में आपका विद a1 अगर चेंज हो रहा है तो b1 भी चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग लाइनें हो जाती हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जारी होती हैं। लेकिन इस वाले केस में तो जब ये चेंज हो रहा है ना तो b1 भी चेंज हो रहा है, b2 भी चेंज हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में आपका b वेक्टर जो होता है सेम ही रहता है, जिसकी वजह से फॉर्मूले में ये फ़र्क पड़ता है कि जब आप पैरेलल लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हो तो आप b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस ऑफ a1 करते हो, ठीक है, एंड नीचे मैग्नीट्यूड निकालते हो और ऊपर भी मैग्नीट्यूड ही निकालते हो ऑफकोर्स। तो ये इन दोनों के फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर कंसेप्ट नंबर 4 आई थिंक, है ना। कंसेप्ट नंबर 4 पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं कंसेप्ट नंबर 5 पे। बट कंसेप्ट नंबर 5 जो है ना वो आपका कुछ ऐसा कंसेप्ट है, मैं बताती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंसेप्ट नंबर 5। सो अब आपका जो कंसेप्ट 5, 6, 7 है, तीनों के तीनों कंसेप्ट आर रिगार्डिंग योर पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के आपके चारों ओर ये घूमने वाले हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट पैरेलल, सो पैरेलल में क्या होता है, अगर मान लो आपको दो लाइनें दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, और अगर आपको पैरेलल बताना है कि वो पैरेलल हैं या नहीं है,
तो उसके लिए आपके पास क्या करेगा, आपको ये करना होगा कि A1/A2 अगर B1/B2 एंड C1/C2 इन सब का रेशियो अगर सेम आ जाता है विच मीन्स ये पैरेलल है। एंड कंसेप्ट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, सो कंसेप्ट नंबर 6 स्टेट्स कि अगर आपके पास कोई दो लाइंस हैं, जैसे L1 है, L2 है, L3 है, ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकती है, देखो L1 आपका हो सकता है इस तरीके से लिखा हो, क्या बोलते हैं 12/13 -4/13 7/13। L2 इस तरीके से लिखा हो 7/13 6/18 9/13, यहाँ पे भी 13 ही कर लो। एंड फिर इस तरीके से L3 भी लिखा है आपके पास। लेकिन आपको अगर ये परपेंडिकुलर बताना है तो आपको L1.L2 निकालना है, अगर वो 0 के इक्वल है विच मीन्स ये परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइनें। फिर इस तरीके से आपको L2, L3 भी करना रहेगा और L1, L3 भी आपको करना रहेगा। एंड अगर ये सारी की सारी आपकी आ जाती हैं परपेंडिकुलर, मतलब सारी की सारी 0 विच मीन्स परपेंडिकुलर है। कंसेप्ट नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो कंसेप्ट है ना, वो जैसे L1.L2 = 0 होता है, वैसे ही आपका जो, अरे यार आई एम सो सॉरी, उसी का ही मिलता जुलता आपका कंसेप्ट नंबर 7 होता है, जो बोलता है कि अगर आपके पास मान लो दो पॉइंट्स हैं, मतलब कि 1 - 1, 2 3, 4 - 2, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा पॉइंट आपके पास है 0, 3, 2 एंड 3, 5, 6। सो यहाँ से आप पॉइंट निकालेंगे, इधर से पॉइंट निकालेंगे, ये L1 है, ये L2 है, फिर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके अगर 0 आ रहा है तो अगेन ये परपेंडिकुलर। तो कंसेप्ट नंबर 7 एंड कंसेप्ट नंबर 6 दे बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर। ओके, ऑल राइट, सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस फ्यू NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ फॉर्मूलेज़ हैं उनको आप लिख के आराम से याद कर सकते हैं। अब जिस तरीके के क्वेश्चंस NCERT में इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन सिंपल ही है, बट कभी कभार क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा लग सकता है डिफ़िकल्ट। यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि भाई हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है जिसके पासिंग पॉइंट हमें गिवन है और वो पैरेलल है इस पर्टिकुलर चीज़ के। तो हम सबको पता है कि जब भी हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों की नीड होती है, एक होते हैं पॉइंट्स की नीड और एक होते हैं एक ऐसी इक्वेशन की जो एक लाइन के पैरेलल है, विच मीन्स बी वेक्टर, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स भी हैं, वी हैव बी वेक्टर के पॉइंट्स ऑल्सो, सो वी कैन ईजिली राइट द कार्टेशियन इक्वेशन। हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सिमिलरली यहाँ पर आपसे ये वेक्टर फॉर्म निकालने को बोल रहा है, इससे हम पॉइंट्स, इस पर्टिकुलर कार्टेशियन इक्वेशन से हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं, हम एक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं एंड हम वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट दीज लाइन्स आर एट राइट एंगल, विच इज़ वेरी सिंपल। आपको A1.A2 + B1.B2 + C1.C2 करके वो 0 के इक्वल लिख देना है एंड इफ सो देन आपका वो आ जाएगा। एंड सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दे रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है टिपिकल टाइप ऑफ, क्योंकि बच्चों को इक्वेशन समझ नहीं आती कैसे बनानी है अगर उन्होंने पहली बार करा है। तो यार बहुत सिंपल है, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो तो ऐसे ही कर लेगा। कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की नीड होगी ना, वो आपको इक्वेशन को इक्वेट करके निकालना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से आप इक्वेट कर सकते हो। इट्स नॉट अगेन अ वेरी बिग डील। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स। सो विच मीन्स अगेन वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट्स गिवन है, लेकिन बी वेक्टर निकालने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर के जो बी मतलब जो पैरेलल पॉइंट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जब जो इक्वेशन आएगी ना, उस इक्वेशन को हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को, जैसे बी वेक्टर हमारे पास आ चुका है देखो, तो फिर बस आप नॉर्मली लिख सकते हो फिर, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, हम पॉइंट्स और इक्वेशन को तो लिख ही सकते हैं। फिर सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, हमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट्स हमें गिवन है, इससे बी वेक्टर निकाल लो एंड आप आराम से वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताती हूँ। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों से जो ये आपका एक्स और जेड है ना, ये आपको पहचान में नहीं आता, तो इसमें हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालना है और वेक्टर फॉर्म में भी रिड्यूस करना है। सो पहले तो आप एक्स और जेड को थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को क्या करना है, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा एंड अगेन आपका क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। फिर इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं एंड इसके बाद आपके पास
देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अगेन ये बोल रहा है आपके पास ये कुछ आपके ये दिए हुए हैं, देखो 3x + 1 6y - 2 1 - z। आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, हमें यहाँ पर निकालना रहेगा वेक्टर इक्वेशन एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो पहले आप रीअरेंज करोगे, अगेन रीअरेंजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यार जो ये क्वेश्चन है अगर आप इनको खुद करके देखो, या फिर अगर आप अच्छे से एक एक स्टेप देख रहे हो इनके तो अच्छी बात है, वरना खुद करके देख लेना। फिर यहाँ से आपके पास एक प्रॉपर कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, आप पॉइंट्स निकाल लेना, आप बी वेक्टर निकाल लेना एंड आराम से आप कार्टी वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना वो ये वाला है, विच इज़ बेसिकली इंटरसेक्टिंग वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है हमारे पास दो कार्टेशियन इक्वेशन है और ये कह रहा है कि डू नॉट इंटरसेक्ट। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है ना वो इधर तक ही है, कह रहा है कि ये डू नॉट इंटरसेक्ट करते हैं। हमें ये दिखाना है कि जो ये दो कार्टेशियन इक्वेशन है इंटरसेक्ट नहीं करती। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू शो कि भाई ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको दोनों ही इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख के एक इस तरीके की इक्वेशंस आपको निकालनी पड़ेंगी, आप देख सकते हैं। जिसके बाद आपके जनरल पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, दोनों इक्वेशन के जनरल पॉइंट्स निकल के जब आ जाएंगे तो उसके बाद आपको इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर कर क्या करनी पड़ेंगी, ऐसे तो इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी जिनसे फर्दर लैम्डा और न्यू की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। लैम्डा एंड न्यू की वैल्यू जब आपके पास निकल जाएंगी तो आपको इन लैम्डा और न्यू को जेड वाले यानी कि जेड पॉइंट में, विच इज़ बेसिकली दिस पॉइंट, इस पॉइंट में आपको दोनों को रखना है। अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल आते हैं विच मीन्स ये इंटरसेक्टिंग है, अगर ये पॉइंट इक्वल नहीं आते तो इट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो ये तो एक मेथड है विच इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको नहीं समझ आया अगर कुछ तो अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी जो कि इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा, इनफैक्ट बिल्कुल इस तरीके का ही है, तो वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। बट अगर आ गया ऑलरेडी तो अच्छी बात है। सो बेसिकली ये तो एक मेथड है, इसके दो मेथड होते हैं। अगर आपको निकालने की वो इंटरसेक्ट करते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेथड होता है कि आप क्या करो, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, तो हम सबको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूलेज रहते हैं। और जब आपको इस तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन दी होती है, वैसे तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या ही बोल रही हूँ, लेकिन देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। तो आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सो पहले तो आप एक काम करना ना, ये जो दो इक्वेशंस हैं आपकी, इन दोनों को आप लिख लेना वेक्टर फॉर्म में। तो जब आप इसको लिखोगे और इसको लिखोगे तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगी जिसमें आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो ये वाला लगेगा, मैं बोल रही हूँ आप अच्छे से सुन लो। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और ऑफकोर्स जो ऊपर वाला है उसका भी मैग्नीट्यूड, वो वाला फॉर्मूला में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है विच सिंपली मीन्स ये जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है विच मीन्स ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ऑल्सो यू कैन प्रूव इट बाय फाइंडिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट इक्वल्स टू 0, इफ सो देन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, एंड इफ इट इज़ इक्वल्स टू 0 विच मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग। अब एक और क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको वो समझ नहीं आया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, आपको तब समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अगर अभी भी नहीं समझा तो यू नीड टू देन ऑफकोर्स आपको पीछे करना, आपको रिवाइव करना पड़ेगा वीडियो। सो दिस इज शो दैट द डिस्टेंस दिस एंड this, so I am so sorry, show that the line this and this intersect, find their point of intersection। so basically आपको ये दो दे रखे हैं, इन दोनों को आपको लैम्डा और न्यू के इक्वल रखना रहेगा। वहाँ से आपके पास अगेन इक्वेशंस आएंगी, आप दोनों को इक्वेट करके लैम्डा न्यू की वैल्यू निकालो, फिर उसको z में पुट कर लो। अगर z आपका इक्वल आता है विच मीन्स लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, अगर नहीं आता विच मीन्स लाइन्स इंटरसेक्टिंग नहीं है। सो बेसिकली इस तरीके का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ। यहाँ पे देखो, प्रूव दैट द लाइन, ठीक है, यहाँ पर आपको कह रहा है ये जो लाइन है आपकी ये वाली एंड ये वाली, ठीक है, दो लाइनें हमें दे रखी है। कह रहा है कि जो ये लाइन है ना ये इंटरसेक्ट करती है, हमें ये बताना है, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो। सो बेसिकली अगेन आपके पास यहाँ पर आपको कैसे निकालना होगा, आपको अगर आपको पता है। सो देखो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आप चाहे तो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, राइट। तो अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना है तो उसके लिए मुझे वो मेथड यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर मैं लैम्डा और न्यू के इक्वल रखती हूँ। अब अगेन यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कि आप इसको कहते हो, अगर आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, आप बहुत आराम से कर सकते हो। आप कार्टेशियन इक्वेशन में इक्वल कन्वर्ट कर लो, एक्स वाई जेड कर लो, और मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड कैसे करोगे देखो मैं बताती हूँ। उसको मैं सॉल्व करा, एक काम करते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। अब ये जो बचे हुए दो क्वेश्चंस हैं इनको मैं स्क्रीन्स पे सॉल्व करवा रही हूँ, सो जस्ट फोकस ओवर देयर। एंड ये वाला क्वेश्चन
बहुत ज़रूरी है आपके पीटी में या आपके फाइनल्स में या फिर कहीं पे भी ये क्वेश्चन एक बार तो ज़रूर आएगा। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है बोर्ड में भी आ जाए, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखो मैंने ना आपके लिए ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। देखो इसमें बेसिकली जैसे कि मैंने बोला था आपको इसको भी अगेन थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, इस तरीके से इक्वल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोनों को लैम्डा और म्यू के इक्वल रखना पड़ेगा, वहाँ से वैल्यू रख के सब्सटीट्यूट करके अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है यानी कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको इन दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन ये बन गई, एक इन दोनों में से किसी भी एक, जैसे आप चाहे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते थे, सॉरी न्यू की वैल्यू, या फिर आप लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते थे। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे देखो एक ये बन गई। हाँ तो या तो आप लैम्डा की सब्सटीट्यूट कर लेते या न्यू की कर लेते, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब अगर आपको ये समझ आ गया है, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको ऑफकोर्स ऑन स्क्रीन ही बताऊँगी, या फिर इसको भी मैं इधर ही बता दूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्क्रीन पर बताती हूँ। सो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है। अब इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड उसकी इमेज भी निकालनी है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो देखो आपको पता है एक लाइन L1 है जिसके हमारे को इस तरीके के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, और एक लाइन L2 है जिसके हमें ये दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, जो L1 लाइन है ना, इससे हमने क्या करा, इसको रीअरेंज कर उसके डायरेक्शन रेशियोज़ निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना वो ये होगा कि हमारे पास जो L1 की इक्वेशन हमें दे रखी है, कौन सी दे रखी है, x माइनस 4 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन में 6 इक्वल्स टू z माइनस ऑफ 1 अपॉन में -3। इसको हम लैम्डा के इक्वल ले लेंगे, जिसके बाद हम x y z निकाल लेंगे। तो x हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 4, y हो जाएगा 6 लैम्डा एंड z हो जाएगा आपका -3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। सो x y z की वैल्यू आ गई, जिसके आप b वैल्यू निकाल लोगे, जो हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 4, 6 लैम्डा कॉमा -3 लैम्डा प्लस 1। सो ये आपके क्या आ गए, b के आ गए, जितने भी आपके पॉइंट्स थे वो आ गए। उसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ L2। देखो हमने डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ L2 जो है ना वो निकाल लिया, दैट इज़ आपका डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ L2 ऑलरेडी था हमारे पास 2, 3, -8। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। -2, 6 लैम्डा -3, -3 लैम्डा प्लस 1 -8 होता, बट वो -8 था इसलिए +8 हो जाएगा साइन, है ना, इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आपके पास इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। L2 को आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आपका सॉल्व करके जो भी आएगा ना, इसके बाद आपको L1 अगर परपेंडिकुलर टू L2 दिखाना है तो जो भी आपके L1 के रेशियोज़ थे यानी कि -2 और फिर जो इसके रेशियोज़ आए उन सबको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक लैम्डा की वैल्यू आएगी, जिसके बाद आप फर्दर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, क्योंकि आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो अब आपके पास जो b थी ना, ये इक्वेशन में आप लैम्डा की वैल्यू रख देना, आपके पास आ जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है ना, ऑल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपके पास जो पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, आप पॉइंट A आपके पास यहाँ पर आएगा 2, 3, -8, पॉइंट B आपके पास आएगा 2, 6, -2। आप दोनों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, यहाँ पर आप उन दोनों को कर सकते हो सॉल्व। 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 8 का भी होल स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 45 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसने इमेज निकालने के लिए भी बोला है, लेकिन इमेज निकालने से पहले, इमेज समझाने से पहले, क्या आपको इतना समझ आया जो मैंने समझाया? देखो अगर नहीं आया तो एक बार और मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। मैंने आपको ये बताया कि देखो हमारे पास दो लाइंस हैं, ये L2 लाइन है, ये L1 है। इसके डायरेक्शन रेशियोज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, हालांकि इसके डायरेक्शन रेशियोज़ हमें गिवन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है उसको हमने सबसे पहले तो लैम्डा के इक्वल रख लिया था। तो वो इक्वेशन हमारे पास थी x - 4 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू में y माइनस ऑफ 0 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ 1 अपॉन में -3 को मैंने लैम्डा के इक्वल रखा, जिसको जब मैंने इक्वेट करा तो मेरे पास -2 लैम्डा प्लस 4, 6 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 1। इसके बाद -2 लैम्डा प्लस 4 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, है ना, कॉमा 6 लैम्डा -3 हो जाएगा, और कॉमा मतलब -3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का जगह +8 हो जाएगा।
तो इससे आपके पास L2 के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 आपके पास आ जाएगा। जो L2 जब आपके पास आ गया तो L1 डॉट L2 आप कर दोगे, जिसके बाद जो भी आपके पास आएगा वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आपको B में रख देनी है, जिससे आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब आपके पास आ गया तो आपके पास पॉइंट A भी आ जाए, पॉइंट A तो ऑलरेडी था, वहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लोगे। गॉट इट। अब आपके पास आता है इमेज का क्वेश्चन। इमेज कैसे निकालोगे इसकी? तो इमेज क्या होती है भाई, देखो एक लाइन L2 थी, यहाँ पर ये L1 थी, एक लाइन L2 थी। L1 के पॉइंट्स हमारे पास B पॉइंट है, L2 के पॉइंट A मेरे पास पॉइंट है। हालांकि इमेज अगर मुझे निकालनी तो डेफिनेट सी बात है A की इमेज यहाँ पर बनेगी C, है ना। तो यहाँ पर लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला। वेरी वेरी सिंपल। मिड पॉइंट फार्मूला लगने का रीज़न पीछे ये है बिकॉज B जो है वो A और C का मिड पॉइंट है। ऑलराइट, तो इस वजह से मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। 2,6,-2 B की वैल्यू आई थी, A + 2/2, B + 3/2 एंड C - 8/2। हम सबको पता है ना मिड पॉइंट फार्मूला अपॉन में 2 हो जाता है ऊपर के जो भी होते हैं। सो उस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। देखो हमें पता है कि A की वैल्यू 2, 3, -8 है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होगा A - 2 अपॉन में 2 बिकॉज सॉरी प्लस। देखो मिड पॉइंट फार्मूले में साइन थोड़ा चेंज होता है, जो होता है वही लगा देते हैं, तो वो उस तरीके से हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास A, B और C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बिकॉज ये सारी मिड पॉइंट फार्मूला वगैरह हमने वेक्टर अलजेब्रा में ऑलरेडी करा है ना। मिड पॉइंट फार्मूला हो गया या फिर आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल वाले फॉर्मूलेस थे, वो सब चीज़ें तो वो वेक्टर अलजेब्रा में वी हैव ऑलरेडी डन। सो होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया हो। वैसे ऑनेस्टली हार्ड नहीं है, एक बार और रिकैप करा देती हूँ एंडिंग, उसके बाद यही आपका एंडिंग हो जाएगा। देखो हमारे पास एक लाइन थी L1, एक लाइन थी L2, ये L2 ली थी हमने, ये L1 ली थी। L2 L1 के बाद हमने ये करा कि भाई इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास थे, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें निकालने पड़े। इसको पहले लैम्डा के इक्वल रखा, फिर इससे सब्ट्रैक्ट करा, जिसके बाद मेरे पास जो रहेगा दैट इज़ L1 डॉट L2 से लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो मैं इधर रखूँगी, तो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है, आप डिस्टेंस निकालो, मिड पॉइंट फार्मूले से ये पॉइंट निकालना है, आप ये निकाल लो। सो अगेन वेरी सिंपल। सो देयरफॉर योर सेशन एंड्स हियर एंड आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने इस सेशन को अच्छे से देखा एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं कॉस थीटा वाले, एक और बार लिखवा देती हूँ मैं लास्ट में। सबसे पहले तो अगर वेक्टर फॉर्म का अगर आपको निकालना है कॉस थीटा, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है दैट बिकम्स B1 डॉट B2 का मैग्नीट्यूड B1 और B2 का, तो ये बनता है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला बनता है वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, A1 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर, C1 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर, B2 का होल स्क्वायर, C2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, उसके बाद जो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा उसमें स्क्यू लाइन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस का फॉर्मूला दैट वाज B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट में A2 माइनस ऑफ A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2, यही दो फॉर्मूले बेटा। एंड पैरेलल लाइन का जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज आपका डिस्टेंस का था B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 और अपॉन में इस पूरे का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर द सेशन एंड्स हियर। जितने भी फॉर्मूले थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।